हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है आपदा और आपदा का प्रबंधन। प्रबंधन अपने आप में कौशल है और आपदा, चूँकि आपदा का सीधा संबंध प्रकृति से है। जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है। पिंड और ब्रह्मांड के बीच एक सातत्य है, संबंध है। तो हम देखते हैं कि जो जिन पंच तत्वों से अपना शरीर बना है, सृष्टि बनी है, उन्हीं पंच तत्वों के विकार या विषमता की स्थिति में, असंतुलन की स्थिति में प्राकृतिक आपदाओं का जन्म होता है। आपदाएं आना स्वाभाविक हैं, सदियों से आपदाएं आती रही हैं और आती रहेंगी। लेकिन मनुष्य का विवेक यह है कि आपदाओं से बचाव किस तरह से करे, जो आपदाएं आने वाली हैं उनको पहले से किस तरह भांपे और उन आपदाओं से समय रहते कैसे निपटे। आपदाओं में कम से कम जान माल की हानि हो, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आपदाएं बाढ़ की हो सकती हैं, जल प्लावन की हो सकती हैं, आंधी तूफान की हो सकती हैं, उसके अलावा भूकंप हो सकता है और कई सारी आपदाएं ऐसी हैं जिनसे मानव जीवन और सारी प्रकृति के जो जीव हैं वो प्रभावित होते हैं। अब हम बात करते हैं आपदाओं के कारण जो स्थितियां पैदा होती हैं उनसे बचाव किस तरह किया जाए। प्रकृति में आपदाएं आना स्वाभाविक है। सदियों से आपदाएं आती रही हैं और हमारे पुरखे उनका मुकाबला करते रहे हैं। लेकिन मूल बात यह है कि आपदा को समय रहते कैसे हम निपटें और उस पर विजय प्राप्त करें। यह आपदा पर विजय पाने का जो मंत्र है वो सबसे बड़ा मंत्र यह है कि सबसे पहले तो जागरूकता होनी चाहिए कि हमारे इलाके में किस प्रकार से सेंसिटिव जोन है और किस प्रकार की आपदा हमारे इलाके में आ सकती है। उस हिसाब से हम पूर्व तैयारी कर लें और जब पूर्व तैयारी कर लें तो उसके बाद में जागरूकता प्रसार करें कि अगर आपदा आ ही गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। जैसे आपदा आ गई, मनुष्य हर आपदा को विफल करने में सक्षम है अथवा आपदा के दुष्प्रभाव को कम से कम करने में वह माहिर होता है। लेकिन जागरूकता होनी चाहिए आपदा विशेष के प्रति प्रबंधन को लेकर। अगर हमें पता है कि कौन सी आपदा में किस प्रकार का बचाव और उपाय करना चाहिए तो हम उस आपदा से आसानी से निपट सकते हैं। अब जो आपदा आई गई तो आने के बाद यह तय मानकर चलें कि हम में वो क्षमता है कि हम आपदा का मुकाबला कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हमें मानवीय स्वभाव की जो भूलें हैं उनका परित्याग करना चाहिए, भारी रहना चाहिए और आपदा के समय हमें सहनशील, सहिष्णु और धैर्यवान होना चाहिए। अधीरता और उद्वेलन की स्थिति को समाप्त करना चाहिए और हमें जो हुनर है, जो हम कर सकते हैं, वो अधिकतम प्रयास करते हुए हमें आपदा का प्रबंधन करना चाहिए, अपने लोगों को बचाना चाहिए। अब इसमें एक बात यह है कि आपदा के समय जो चीज़ जल्दबाजी में हो जाती है, जिस समय जो सूझा वो हो गया, उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किस आपदा से निपटने के लिए किस प्रकार का तरीका अपनाया जाए। अगर वो तरीका प्रॉपर है, प्रशिक्षित लोग हैं, हम धीरज के साथ काम कर रहे हैं, तो यह तय मानकर चलें कि कोई भी आपदा अपने से बड़ी नहीं हो सकती, उसका प्रभाव कम ही कम होता चला जाएगा। आपदा को हम समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जागरूकता और प्रशिक्षण से आपदा के प्रभाव को हम न्यूनतम स्तर तक ला सकते हैं। अब इसके साथ एक और बात हुई कि संयम रखें। जो व्यक्ति आपदा प्रभावित है वो भी संयम रखें, जो आपदा में सहयोग कर रहे हैं वो भी संयम रखें और हर तरह के लोग जो आपदा के इर्द गिर्द हैं वे संयम रखें, तभी इस आपदा का समाधान संभव है। ये तो हुई आपदा के समय की बात। उसके बाद आपदा के बाद यह विश्लेषण करना चाहिए, यह मॉनिटरिंग होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए कि आपदा आने के कारण क्या थे, हम किन स्थितियों में कमज़ोर रहे और कहाँ हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। इस तरह आपदा से पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद हमें जो करना चाहिए, हमारे कर्तव्य कर्म निभाने चाहिए, उनके बारे में जो प्रशिक्षण है, जो जागरूकता है, वही आपदा प्रबंधन है। और वस्तुतः आपदा प्रबंधन जो स्वीकार कर लेता है वो आपदाओं को कम से कम करने की स्थिति में सक्षम हो जाता है। 30 सितंबर 2008 मेहनतगढ़ हादसे में जो घटना हुई थी
जो कि बहुत ही दुखद घटना थी और जोधपुर के इतिहास के पन्नों में बहुत ही दुखद घटना को माना गया और इतने लोग कालग्रसित हो गए। नवरात्रि का वक्त था, सारे नवयुवक सवेरे सवेरे माँ के दर्शन करने गए थे और माँ के चरणों में ही कालग्रसित हो गए। बड़ी दुखद घटना हुई, लेकिन अब उस घटना तो घट गई। अब मैंने इसीलिए उस घटना को उस समय जितने भी समाचार पत्रों में जो छपा था उसको मैंने संग्रह किया, और संग्रह इसलिए किया कि आप जैसे भावी पीढ़ी को दिखाने के लिए कि भाई किस तरह से ये घटना तो घट गई, लेकिन इसका प्रबंध कैसे हो सकता है, इन फ्यूचर अगर कोई घटना ऐसी घट जाए तो किस तरह से अपने उसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से उसका प्रबंध करें ताकि मैक्सिमम लोगों को अपन जान बचा सकें, उनको फर्स्ट एड दे करके उनकी जान सुरक्षित कर सकें। घटनाएं तो घट जाती है, लेकिन अपने को उस समय किस तरह से जोश और होश के साथ काम करके उन लोगों को बचाया जा सके, ये सबसे बड़ा सीखने की बात है। उसी उद्देश्य को लेकर के मैंने उसका पूरा घटना का संकलन तैयार किया, संग्रह किया, और सभी समाचार पत्रों ने अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं बोली, अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं, और वो सारी घटनाओं को सचित्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप इसको देखें और अपने को भी इस तरह से मानसिकता बनाए कि अपन किस तरीके से इन फ्यूचर कभी घटना हो जाए तो उसका कैसे बचाव किया जा सके। ये सारी घटनाएं, क्योंकि घटना होना एक अलग बात है, उसका बचाव करना बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि घटना तो हो गई, सांप तो काट के चला गया, लेकिन सांप का अब प्राथमिक चिकित्सा कैसे की जाए वो आगे की बात है, वो ये सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुश्री फ्रॉम मधुरम केयर। आज हम लोग बात कर रहे हैं डिज़ास्टर्स के बारे में। डिज़ास्टर नेचुरल भी हो सकता है, डिज़ास्टर सिचुएशनल भी हो सकता है, डिज़ास्टर इमोशनल भी हो सकता है। जैसे हम लोग नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारा ज्ञान देंगे कि अर्थक्वेक आ गया है, कोई पैंडमिक आ गया है, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई है, तो उसमें आपको हर जगह से कुछ ना कुछ उसके सिम्टम्स बताएंगे, हाउ टू कोपिंग विद द डिज़ास्टर, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। आज मैं आपके सामने बात करूँगी डिज़ास्टर इमोशनल की और सिचुएशंस की। कोई भी डिज़ास्टर आपकी लाइफ में होता है तो सबसे पहले आपको क्या देता है? शॉक देता है, एक तरीके का शॉक लगता है आपको कि हाँ मुझे ऐसा शॉक लगा कि मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, या फिर आप किसी अपने लव वन का मतलब खो देते हैं। जैसे कोई भी ऐसा पैंडेमिक आया या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जिसमें आपने अपने को किसी बहुत ही चाहने वाले को आपने खो दिया है, तो उस समय कौन सी चीज़ें होती है और आप उस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं, इसके बारे में मैं ब्रीफली आपको थोड़ा सा बताऊंगी। नॉर्मली क्या होता है ना, कॉमनली अगर हम जाएं तो सबसे पहले बीमारी की तह तक तब पहुंचेंगे जब हमें पता पड़े कि बीमारी क्या है। पोस्ट जो कहते हैं ना कि पोस्ट ट्रॉमेटिक जो सिम्टम्स जो होते हैं, जो डिसऑर्डर जो होते हैं, अगर वो चीज़ हमें पता पड़ जाए तो हम बहुत ईजीली उसकी सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, इसमें सबसे पहले बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक डाउट होता है, आपको एक शॉक लगता है, आपको एक डर पैदा हो जाता है, आपको एक एंग्जाइटी आपके अंदर आ जाती है, आपको बार बार गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, आप डिप्रेशन वाली स्टेज पे जाना स्टार्ट कर लेते हो, डिसओरिएंटेशन हो जाता है कि मतलब डिफ़िकल्ट होता है किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट करना और कोई भी डिसीज़न को लेना। ये डिसओरिएंटेशन आपके साथ में शुरू हो जाता है। इमोशनल नंबिंग हो जाती है, मतलब आप एकदम से नब हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा। कहते हैं ना कि वो पत्थर बन गया, उसके आंसू भी नहीं निकल रहे थे, इसको कहते हैं इमोशनल नंबिंग, कि उसके अंदर वो उसको इतना बुरा वाला शॉक लगा है कि नाउ ही एंड शी इज़ बिकम लाइक अ रॉक वाला सिस्टम हो जाता है, जिसको कोई भी इमोशन कहीं पे भी कुछ भी फील नहीं होता है। ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद में आप इरिटेट होना लग जाते हो, एक सैडनेस आ जाती है, रात में सपने आते हैं और वो भी उसी चीज़ के बारे में और उसी थॉट को बार बार सोचते हैं। जब ये वाली चीज़ें हैं आफ्टर द डिज़ास्टर एंड आफ्टर द ट्रॉमा, डिज़ास्टर के बाद का जो चीज़ होती है, और ये चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि हो रही है, देन आप उसको कोप अप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बात आती है, टॉक अबाउट इट, कि आप उसके बारे में बात करिए।
अब बात करिए कि कौन सी चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कौन सी चीज़ आपको बार बार परेशान कर रही है, कि जो चीज़ आपके साथ में हुई है, जो सिचुएशन हुई है, जो इमोशनल ब्लास्ट आपके साथ में हुआ है, वो आपको परेशान कर रहा है। आप अपने फ्रेंड से, आप अपनी फैमिली से, या फिर किसी भी प्रोफेशनल से आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड, विद फैमिली एंड विद योर पॉजिटिव टाइम, कि आप अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवारजन के साथ में, या जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसके साथ में स्पेंड करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे और आप अपना थॉट प्रोसेस उनके साथ में शेयर करना शुरू करेंगे, तो आपको खुद को एक हल्कापन महसूस होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर आ रहा हूँ। उसके बाद में होता है टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, कि खुद के लिए समय निकालिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, आपको सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, आपको कहीं बाहर घूमने जाना अच्छा लगता है, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं कुछ काम ऐसे हैं जो मैं खुद के लिए कर सकता हूँ, जो मुझे हैप्पीनेस देते हैं, चाहे बिल्कुल 1% देती हो, बट वो आपको काम करने चाहिए, जिससे आपको थोड़े समय के लिए, फॉर ए सेकेंड्स, फॉर ए मिनट्स, आप उस चीज़ से बाहर हटोगे। जब आप बाहर हटना शुरू करोगे और आपको इमोशनली और इंटेलेक्चुअली चीज़ें फील होना शुरू होगी, तो धीरे धीरे वो कितना आपको हार्म पहुंचा रही है चीज़, वो आपको समझ में आना शुरू होगा और आप उस चीज़ से बाहर निकलना लगेंगे। लिमिट एक्सपोजर होना चाहिए, कि कई बार क्या होता है कि कोई भी चीज़ आई है तो हम उसी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड थॉट्स पढ़ते हैं। कहते हैं किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो गाने सैड सॉन्ग ही सुनेगा। अगर वो कंटिन्यू सैड सॉन्ग सुनेगा तो ऑब्वियस है ही एंड शी बिकम अ सैड, ही एंड शी बिकम इन अ डिप्रेशन मोड। तो जब ऐसा कुछ होता है तो उसके साथ में लिमिटेड एक्सपोजर करो। आप उन चीज़ों को कम से कम देखिए, उन चीज़ों से दूर रहिए। कि अगर आपको चोट लगी है, और अगर आपको एक्सीडेंट हुआ है, या फिर आपका किसी लव वन की डेथ हुई है, अगर हम किसी और लव वन की डेथ के बारे में देखेंगे या पेपर में शोक संदेश वाली चीज़ें देखेंगे, ट्रस्ट मी, आपको बार बार वही चीज़ें आपके सामने आएगी। तो उन चीज़ों को अपने सामने नहीं लेके आना है, कम से कम उन चीज़ों को लेस एक्सपोजर में जाना है। फिर उसके बाद में होता है कि फाइंड अ टाइम फॉर योर सेल्फ। समय निकालिए ये सोचने में कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या मेरे साथ जो हो रहा है। खुद को ऑब्जर्व करिए। जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तब आपको अपने आप से पता पड़ेगा कि मेरा लेवल कौन सा है, मैं किस जगह पे पहुँच रहा हूँ, या फिर मैं क्या करने वाला हूँ। वो चीज़ जब आपके साथ में आएगी, फिर उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिज़ास्टर्स, कुछ चीज़ें आपको इतना तोड़ देती है कि लोग अपने आप को काम में बहुत बिजी रखते हैं। उस समय टेक वन वर्क एट ए वन टाइम वाली चीज़ है, कि अगर आपको कोई भी एक टास्क दिया है तो आप उस एक टास्क को पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद में दूसरे टास्क पे जाइए। अगर आप पहले ही एक साथ में 4 काम ले लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा उन 4 कामों को फिनिश करना। तो पहले एक कामों को डेडिकेशन के साथ में फिनिश करिए, देन गो विद द सेकेंड, देन गो विद द अदर। तब आपको लगेगा, और जब आपको लगे कि आपके ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स आपके 6 वीक्स 9 वीक से ज़्यादा जा रहे हैं, देन आई सजेस्ट यू ओनली वन थिंग, देन गो एंड टॉक विद द प्रोफेशनल। किसी भी प्रोफेशनल से जाके आप बात करिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी भी काउंसलर से, किसी भी थेरेपिस्ट से जाके आप बात करिए, ताकि आपको पता पड़ जाएगा कि ये जो मेरे सिम्टम्स मेरे काम करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहे, देन द प्रोफेशनल विल कम्प्लीटली एंड ही एंड शी शुड बी हेल्प यू, ताकि आप उन चीज़ों से बाहर आ सकें। और बहुत सारी ऐसी इमोशनल चीज़ें जो यंगस्टर बच्चे होते हैं हमारे, कभी फेल हो गए, रिज़ल्ट ख़राब आ गया, या ब्रेकअप हो गया, या पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, या फिर आपकी कोई चीज़ आपको लॉस्ट में चले गए, उस वक्त अपने आप को इतना मजबूत करिए, अपने थॉट प्रोसेस को इतना पॉजिटिव करिए। देखो, डिज़ास्टर के समय बहुत सारे लोग आपको कहेंगे योगा करो, मेडिटेशन करो, येस दे रियली हेल्प्स यू, बट फर्स्ट यू शुड सी द प्रॉब्लम, फर्स्ट यू शुड रियलाइज़ कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ मी। जब आप उस चीज़ को लेके अवेयर हो जाएंगे, खुद को लेके अवेयर हो जाएंगे, अपने पोस्ट ट्रॉमेटिक जो सिम्टम्स का जो डिसऑर्डर, उसको लेके आप अवेयर हो जाएंगे, तो ट्रस्ट में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, और उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से आप खुद तो निकल सकते हो, बाकी दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आपने उस चीज़ को फेस किया और आप उस चीज़ को देख चुके हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड वंडरफुल डे। होप आप इस चीज़ से बहुत ईजीली निकलेंगे और बहुत आराम से निकलेंगे।